नमस्कार साथियों, आज विश्व महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था एग्जाम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आज हम देख रहे हैं पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी गैसेस। ठीक है, तो आज हम इसको देखते हैं, उसके बाद आगे की चीज़ें देखेंगे। आइडियल गैसेस क्या होती हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है, उसको देखेंगे। फिर पहले शुरुआत करते हैं पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें इस चीज़ को लिखा है, गैस आर मेड अप ऑफ टीनी रिजिड स्फेरिकल पार्टिकल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो कल हम लोगों ने देखा था, जो किसी कंटेनर में जैसे हम लोग गैस लिए थे, इसमें छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं, इसके मालिक्यूल जो होते हैं, तो यहाँ पर उसकी बात की जा रही है कि जो छोटे छोटे मालिक्यूल हैं, ये इसको बोला जाता है ये टीनी पार्टिकल है। ठीक है ना, ये जो छोटे छोटे मालिक्यूल हैं, इसको बताया जाता है कि क्या है, ये टीनी पार्टिकल है। ठीक है ना, और ये कैसे हैं, ये रिजिड है। ठीक है ना, रिजिड मतलब कठोर हैं, ये टीनी रिजिड पार्टिकल हैं। ये गैसेस आर मेड अप ऑफ टीनी रिजिड स्फेरिकल पार्टिकल। ठीक है ना, ऊपर से टीनी है तो मतलब कठोर हैं, ऊपर से स्फेरिकल है। ठीक है ना, ये इनकी प्रॉपर्टी बताई जा रही है। यहाँ पे कहा जाए तो जो गैसेस मालिक्यूल हैं, उनकी अगर बात की जाए, जो छोटे छोटे गैसेस मालिक्यूल छोटे छोटे, तो वो पहली बात क्या है, टीनी रिजिड है। ठीक है ना, दूसरी बात ये स्फेरिकल हैं। ठीक है, यहाँ पे यही बात की जा रही है। और स्फेरिकल पार्टिकल नोन एज मालिक्यूल। अब इस गैसेस जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, इसको बोलते हैं मालिक्यूल। ठीक है, मालिक्यूल कैसे हैं, वो टिनी रिजिड है और स्फेरिकल इन नेचर है, ऐसे पार्टिकल को हम बोलते हैं मालिक्यूल। आर एटम इन द केस ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है ना, मालिक्यूल हम बोलेंगे नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, जब आपके पास सक्रिय गैसेस के हों, उसमें हम बोलेंगे उस पार्टिकल को मालिक्यूल। लेकिन जब वही मालिक्यूल वही पार्टिकल जब आपका इनर्ट गैस अक्रिय गैस में होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एटम्स। ठीक ना, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मालिक्यूल इज नेग्लेक्टेड कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस एज मालिक्यूल द टर्म एज पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ क्या बताया जा रहा है, जैसे अगर हम समझें इस तरीके से, कोई बर्तन लें। ठीक है, समझ लेते कि कोई बर्तन लिया हमने, इसमें छोटे छोटे मालिक्यूल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो आपका पूरी गैस है, ये यहाँ तक गैस पूरी है, यहाँ पे इसमें गैस के मालिक्यूल हैं। इस पूरी गैस को हम मान लें कि इस पूरी गैस की कंटेंट वैल्यू हम मान लेते हैं V था। ठीक है, और एक छोटा सा जो गैस होगा, जो छोटी सी गैस मालिक्यूल होगा, उसका आयतन इस कंपेरिजन में मान लीजिए ये जो उसका वैल्यूम है, पूरा इस गैस का वैल्यूम 100% था। ठीक है, ये 100 रहा होगा। लेकिन इस छोटे से जो मालिक्यूल है, इसका क्या होगा वैल्यूम, इसका 0.0001 के आसपास, मतलब मैं ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है इतना छोटा हो। तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि इसके कंपेरिजन में जो इसका वैल्यूम है, एक गैस इस मालिक्यूल का जो पार्टिकल का जो वैल्यूम है, वो काफ़ी कम है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि द वैल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मालिक्यूल इज नेग्लेक्टेड कंपेयर टू द टोटल वैल्यूम ऑफ गैसेस। ठीक है ना, टोटल वैल्यूम ऑफ गैसेस क्या है, पूरा यहाँ तक जितनी पूरी गैस भरी है, वो आपकी टोटल वैल्यूम ऑफ गैसेस है। ठीक है, अब इसमें एक पार्टिकल द्वारा जो गैस में पार्टिकल होते हैं, उनका जो वैल्यूम होगा, इसके कंपेरिजन में जो टोटल वैल्यूम ऑफ गैसेस होंगे, उसमें निग्लेक्जिबल होंगे उसके लिए। ठीक है, यहाँ पे इसकी बात की जा रही है, गैस मालिक्यूल हैव रैंडम मोशन एंड दे कंटिन्यूसली कोलाइड विथ ईच अदर एंड विथ द वॉल ऑफ कंटेनर इन विच दे आर इनक्लोज। ठीक है, अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि जैसे जो गैस, ठीक है, जो गैस भरी गई थी किसी कंटेनर में, अब यहाँ पे छोटे छोटे मालिक्यूल हैं, गैसियस मालिक्यूल हैं, वो रैंडमली मोशन करते थे। ठीक है ना, मान लीजिए ये आपका कोई एक मालिक्यूल है, तो ये आपका मालिक्यूल इधर भी मोशन करेगा, इधर भी मोशन करेगा, इधर मोशन करेगा, इधर मोशन करेगा, मतलब ये रैंडम किसी भी साइड मोशन कर सकता है। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, जैसे एक मालिक्यूल ही हुआ, दूसरा मालिक्यूल भी होगा यहीं पे। ठीक है, दूसरा मालिक्यूल भी इस तरीके से होगा, यहाँ पे मानते हैं। अब ये भी रैंडमली मोशन करेगा, इधर करेगा, फिर इधर करेगा, इधर करेगा। तो ये क्या होंगे, मैंने केवल 2 मालिक्यूल दिखाए हैं, और हो सकता है बहुत सारे मालिक्यूल होते हैं, वो गैसेस मालिक्यूल होते हैं। तो ये आपस में कोलाइड करते रहते हैं। कोलाइड मतलब आपस में टकराते रहते हैं एक दूसरे से। जब ये टकराते रहते हैं, तो ये जो इसका जो वेसल्स है, ये आपकी बर्तन है कोई, ठीक है ना, आपका ये कोई कंटेनर है। ठीक
ठीक है ना, ये कंटेनर की वाल है। ये जो मालिक्यूल होते हैं एक कंटेनर की वाल से लगातार टकराते रहते हैं, ठीक है ना। जो बर्तन में जिसमें रखे गए हैं ये जो मालिक्यूल होंगे रैंडमली इसमें टकराते रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ही बात की जाती है गैसेस मालिक्यूल हैव द रैंडम मोशन एंड दे कंटिन्यूसली कोलाइड विथ ईच अदर, ठीक है ना। ये जो मालिक्यूल हैं आपस में एक दूसरे से लगातार टकराते रहते हैं एंड विद द बॉल, ठीक है। आपस में ये जो मालिक्यूल हैं आपस में टकराएंगे, उसके बाद यहाँ पे जो ये जो बर्तन की दीवार है, ठीक है ना, इससे भी ये कंटिन्यू टकराते रहते हैं। प्रेशर, चौथा देखिए पॉइंट, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल इज द फोर्स अप्लाइड बाय द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल ऑन द यूनिट एरिया कंटेनर वॉल, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, जैसे मॉलिक्यूल जो आपस में टकराते हैं तो इनमें गति हो जाती है, ठीक, इनमें कुछ जैसे क्या कहा जाए, अगर ये जो मॉलिक्यूल इसमें आपस में टकराएंगे तो हो सकता है जब टकराएंगे आपस में तो अब इसके पहले क्लास में बताया गया था इनका जो बिहेवियर होता है इलास्टिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो ये आपस में टकराते हैं तो बहुत तेज़ी से एक दूसरे से बाहर एक दूसरे से दूर जाते हैं। जब दूर जाते हैं तो ये कभी हो सकता है इस पे टकराएंगे, इस वाल पे टकराएंगे, ये हो सकता है इस वाल पे टकराएं या फिर ऊपर टकराएं, मतलब ये किसी वाल पे टकराएंगे। जब ये टकराते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है और जो फोर्स लगता है इस पर जब मान लीजिए ये जो मालिक्यूल हैं छोटे छोटे, ठीक है ना, ये मालिक्यूल था, इस पर टकराया तो यह इस पर एक एरिया होगा जहाँ पे टकराया होगा, तो वहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि उस प्रेशर एक मालिक्यूल के द्वारा कितना वो प्रेशर एग्जर्ट किया था उस कंटेनर पे, ठीक ना। जैसे ये मालिक्यूल था यहाँ पे, अब ये कुछ फोर्स के द्वारा यहाँ पे इस कंटेनर की वाल पे इसने प्रेशर कुछ एग्जर्ट किया, ठीक है ना। तो हमें पता हो बहुत मालिक्यूल है तो छोटा सा ही होगा, लेकिन बहुत इसका तो एरिया बहुत छोटा होगा, लेकिन इसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ही बताया जा रहा है कि जो प्रेशर होगा ये जो छोटा सा मालिक्यूल होगा उसके द्वारा, प्रेशर का फार्मूला हम पता है P बराबर F1A होता है। तो यहाँ जो मालिक्यूल है उसके द्वारा कितना फोर्स एग्जर्ट किया गया कंटेनर पे, और जो कंटेनर का कितना एरिया है जिस पे वो प्रेशर अपना दबाव डाला उस कंटेनर पे, ठीक है ना, तो उसको हम निकाल सकते हैं उसका प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे ही बात की जाती है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल इज द फोर्स अप्लाइड बाय द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द कंटेनर वॉल, ठीक है। कि एक यूनिट एरिया पे जो मॉलिक्यूल हैं वो कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, और वो एग्जर्ट कब करते हैं, जब आपस में टकराते हैं। तो वो आपस में जब टकराते हैं तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर भागते हैं, जब दूर भागते हैं तो आपस में दूर भागते हैं तो कंटेनर की जो वाल होंगी उस पर एक दूसरे से टकराते रहते हैं। गैस मॉलिक्यूल कोलाइड विथ ईच अदर एंड विथ वाल ऑफ कंटेनर, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है, जैसे मॉलिक्यूल थे आपके गैसेस, तो गैसेस जो मॉलिक्यूल होंगे ये आपस में तो टकराएंगे, ठीक है ना। ये मान लीजिए दो गैसेस मॉलिक्यूल हैं, ये आपस में टकराएंगे, ठीक है ना, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल होंगे इस वाल से भी टकराएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे ही बात की जा रही है, तो गैसेस मॉलिक्यूल कोलाइड विथ ईच अदर, ठीक है ना। ये गैसेस मॉलिक्यूल जो होंगे आपस में टकराएंगे एंड विद द वाल ऑफ कंटेनर, और गैस जो मॉलिक्यूल होंगे वो आपस में टकराएंगे, और एक जो गैसेस मॉलिक्यूल होंगे वो कंटेनर की जो वाल होगी उससे भी टकराएंगे, ठीक है। वाल ऑफ कंटेनर इन परफेक्टली इलास्टिक मैनर, ठीक है ना। अब टकराते कैसे हैं, जो इनका तो तरीका होगा इलास्टिक मैनर होगा। इलास्टिक कहने का मतलब होता है जैसे आपने देखा होगा रबर को जब खींचते हैं, जब उसको छोड़ेंगे तो वापस अपने शेप में आ जाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल है, अब ये यहाँ से भी टकरा सकता है, मतलब कंटेनर की जो वाल होगी उससे भी टकराएगा, और आपस में जो मॉलिक्यूल होंगे उससे भी टकराएंगे। तो इलास्टिक इन नेचर होने से इनका बिहेवियर ऐसा होता है कि इनमें जो एनर्जी लॉस होता है वो बिल्कुल नहीं होता, ठीक ना। जैसे जब इसमें मॉलिक्यूल जो थे, ये मॉलिक्यूल, पहली बात समझिए इस तरीके से, मॉलिक्यूल जो हैं मॉलिक्यूल टकराएंगे जो वेसल्स में होंगे, ठीक ना। दूसरा क्या होगा, ये मॉलिक्यूल जो होंगे वो वेसल्स के जो कंटेनर होंगे, जो साइड वाल होंगी वेसल्स की, ठीक है, कह सकते हैं कंटेनर वाल के साथ टकराएंगे, ठीक है ना, कंटेनर वाल के साथ टकराएंगे। और इनका बिहेवियर कैसा होगा, इलास्टिक इन मैनर होगा। इलास्टिक कहने का मतलब बताया कि वो जो रबर की तरह होता है, आप खींचेंगे एक साइड, एक तरफ खींचेंगे तो आपका फिर तनाव करता है, जैसे छोड़ेंगे उसको अब वो अपने रिस शेप में आ जाता है, ठीक ना, वो अपने जो पुरानी उसकी अवस्था होती है उसमें वापस आ जाता है। तो ये कहने का मतलब वहाँ पे जो एनर्जी का लॉस होता है वो जीरो होता है। तो इस केस में भी यही होता है, जो मॉलिक्यूल जो आपस में टकराते हैं तो इलास्टिक मैनर होने की वजह से ये आपस में टकराएंगे जरूर, लेकिन वापस उसी शेप में आ जाते हैं,
और इस तरीके से उनकी प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। दैट इज ऑन कोलिजन दे रीबाउंड विथ द सेम स्पीड एज बिफोर, ठीक है ना। यहाँ भी एक बात की जा रही है, जैसे कि जब मालिक्यूल आपस में टकराए थे तो उनमें एक स्पीड देखिए, जब मालिक्यूल आपस में टकराएंगे, जैसे आप दो बॉल लीजिए, समझिए, ठीक है, दो बॉल लेते हैं, जब आपस में टकराएंगे तो आपस में जैसे टकराएं आप इस तरीके से, ये दो बॉल है मान लीजिए, ठीक है ना, आपस में टकराएं, तब होगा क्या, ये जो बॉल होगी हो सकता है इधर जाए या फिर इधर जाए, ठीक है ना, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, ये भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, ठीक है ना। तो ये जब जाएगी, आप यहाँ पे देख कंटेनर में की कोई वाल लगी है, ठीक है ना, ये आपकी वाल होगी कंटेनर की, जब आपस में टकराते हैं ये, तो वो आपके ये जो टकराएंगे जब तो वापस पीछे जाएंगे, ठीक है ना, इस तरीके से पीछे जाएंगे। अब जो उनकी स्पीड होगी आने और जाने की, ठीक है, जैसे यहाँ पे जो टकराए, यहाँ से टकराने के बाद ये वापस कंटेनर के वाल पे जाएंगे, वापस से इधर आएंगे, ठीक है ना। तो इनके जो आने जाने की स्पीड होगी वो बराबर ही रहती है, ठीक ना। यहाँ पे ही बताया जा रहा है कि ऑन कोलिजन दे रीबाउंड विद द सेम स्पीड एज बिफोर, ठीक ना। जैसे यहाँ पे जो टकराए थे, आन मतलब कहने का मतलब है जब मालिक्यूल आप इससे टकराता है और जब टकराने के बाद वापस जब आता है तो इसकी स्पीड बराबर रहती है, विथ नो लॉस ऑफ एनर्जी बट द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो आपकी ये मालिक्यूल हैं जो टकराते हैं तो उनकी तो स्पीड सेम रहती है, लेकिन इनका जो डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक ना। जो मालिक्यूल की डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाता है। गैस मालिक्यूल डू नॉट एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम, ठीक है ना। जो गैसेस मालिक्यूल होते हैं वो आपस में आकर्षण बल कहा जाए, उनमें आकर्षण बल का अनुभव वो नहीं करते हैं, ठीक ना, कहा जाए। एंड द कंटेनर वाल, ठीक है। अब देखिए क्या बताया जाता है कि जो गैसेस मालिक्यूल हैं कुछ इस तरीके से मान लीजिए होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ क्या बताया जाता है कि जो मालिक्यूल है इसमें अट्रैक्टिव फोर्स लगता है ये एक्सपीरियंस नहीं करते, ठीक है। जो आकर्षण बल का अनुभव होता है ये मालिक्यूल यहाँ पे अनुभव नहीं करते हैं। ये मालिक्यूल की बात हो गई। अब जो मालिक्यूल और जो कंटेनर होगा, ठीक है, कंटेनर की जो वाल होगी उसके बीच में ही ये अट्रैक्टिव फोर्स का अनुभव नहीं करते हैं, ठीक है ना। हेंस दे मूव फ्रीली बीइंग कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द ईच अदर, ठीक है ना। जिसके कारण क्या होता है, ये मालिक्यूल होते हैं फ्रीली स्वतंत्र रूप से उस कंटेनर में घूमते रहते हैं बिना एनर्जी को लॉस किए हुए, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है ना। जो काइनेटिक एनर्जी से कहा जाए तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के, ठीक है ना। अब कहा जाए जितना ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे उस मालिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो उतना तेज़ी से बढ़ेगा, उसमें कहा जाए तो काइनेटिक एनर्जी उसकी उतनी ही तेज़ी से बढ़ेगा। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज निग्लेजिबल ऑन द रैपिडली मूविंग गैस मालिक्यूल, ठीक है। जो ग्रेविटी का जो इस पर प्रभाव पड़ता है वो निग्लेजिबल होता है, ठीक ना। जो मालिक्यूल जो किस पे होगा, रैपिडली मतलब बहुत तेज़ी से जो मूविंग मालिक्यूल होंगे, रैपिडली मूविंग मालिक्यूल जो भी होंगे उस पर जो ग्रेविटी मतलब क्या हो, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण जो बल होगा इस पे इसका प्रभाव निग्लेजिबल होता है, ठीक ना। रैपिडली मूविंग मालिक्यूल जो होंगे उस पे गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव निग्लेजिबल होता है, ठीक ना। गैस मालिक्यूल ओबे द लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक ना। जो गैसेस मालिक्यूल होते हैं वो सिंपल सी बात है लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स का पालन करते हैं या न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का पालन करते हैं, ठीक है। ये आपका हुआ पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। अब हम देखते हैं गैसेस लॉ, ठीक ना। गैसेस लॉ में कितने लॉ होते हैं उसको भी देख लेते हैं। गैसेस हैव 4 मेजरेबल प्रॉपर्टी दैट इज वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ गैस, ठीक ना। गैसेस को देखें अगर हम 4 इसकी प्रॉपर्टी होंगी। पहला क्या होगा, आयतन, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ द गैस which are interrelated and their relationship are governed by the gas law, ठीक ना। अब देखिए जो गैसेस होंगे किस पे बात कर रहा है कि वो किसकी मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम की, टेम्परेचर की, प्रेशर की और अमाउंट ऑफ गैस की, ठीक ना। अब इसको कैसे हम गवर्न कर सकते हैं, which are interrelated and the relationship are governed by the गैस लॉ। अब गैस लॉ क्या होता है उसको देख लेते हैं हम लोग। द 5 मतलब गैसों के नियम होते हैं। पहला का होता है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ,
गै-लुसाक लॉ, एवोगाड्रो लॉ, कंबाइंड गैस लॉ को मतलब चारों को कहा जाए तो ये चारों को मिला के एक लॉ बना दिया गया है। आपका जो पांचवा होता है मेन वो ग्राहम्स लॉ होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं बॉयल्स लॉ। अगर बॉयल्स लॉ को देखिए हम लोग, बॉयल्स लॉ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब क्या होता है यहाँ पे क्या बताया जाता है, जो आपको बॉयल्स लॉ होता है वो प्रेशर और वॉल्यूम को रिलेशनशिप को बताता है, ठीक ना। जो बॉयल्स लॉ होता है प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखिए आप लोगों ने कक्षा 9-10 में इसी पढ़ा होगा कि जो बॉयल्स लॉ होता है उसमें बोला गया था कि जो प्रेशर होता है वो आयतन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। अगर सिंपल सी बात की जाए, हम किसी भी अगर कंटेनर में जैसा जैसा प्रेशर बढ़ाएंगे उस कंटेनर का जो आयतन होगा उतना ही कम होता जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे गैसेस की बात की जा रही है, यहाँ पे ना कि ठोस ना लिक्विड की बात की जा रही है, ठीक ना। क्योंकि बॉयल्स लॉ जो होता है वो गैसों के लिए दिया गया है, ठीक ना। जितने भी लॉ भी बताए जा रहे हैं बताएंगे वो सारे कंडीशन उसकी गैसेस लॉ के लिए लागू होंगे वो सब चीज़ें। बॉयल्स लॉ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक ना। पहली बात तो यह है कि जो बॉयल्स लॉ है वो प्रेशर एंड वॉल्यूम जो आपका दाब होता है और आयतन के बीच में रिलेशन इन्होंने बताया था। और कब बताया था? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक ना। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर और आयतन के रिलेशनशिप को इन्होंने बताया था। इट स्टेट दैट द वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ गैसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या बताया कि जो आपका प्रेशर होता है, जो दबाव होता है, सिंपल सी बात की जाए, जो प्रेशर होता है वो आयतन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना। अगर हम तापमान को नियत रखते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका प्रेशर होगा वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं बॉयल्स लॉ इक्वेशन इज रिटन एज आयतन इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/p, ठीक है ना। यहाँ पे इसको भी कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। अगर चाहेंगे तो v इजकल टू, इसको भी ऐसे कर सकते थे, ठीक है ना, कि आयतन आपका होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के, या फिर प्रेशर आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के, ठीक है ना। वो दोनों एक ही बात है। अगर इस चीज़ को अगर लिखना चाहें वापस, इस चीज़ को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि बाई वी पी बी इजकल टू के, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं, जहाँ प्रेशर आपका ये गैस का प्रेशर है, ये वॉल्यूम जो आपके गैस का आयतन होगा, और कि आपका एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। अगर यही मान लीजिए दो गैसेस हों, अगर हम दो गैसों के लिए लिखना चाहें तो इसको लिख सकते थे P1 V1 इजकल टू P2 V2, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में से हम लोग देखेंगे चार्ल्स लॉ, ग्राहम्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ठीक है ना। ये सब चीज़ें देखेंगे।